तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य को बेहतर ढंग से समझा। पिछली वीडियो में मौर्य साम्राज्य समग्रता के साथ हमने समझा और उसे सभी अवधारणाओं और तथ्यों के साथ हमने विस्तार से देखा था। इस वीडियो में हम लेटर मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल पे अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो कालखंड है, इस समय जो शासन सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मौर्य काल के अंतिम शासक के रूप में हम वृद्धरथ को जानते हैं। और जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने वृद्धरथ की हत्या करके, यानी कि अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की जीवन लीला को समाप्त करके इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा, वह व्यक्ति और कोई नहीं, पुष्यमित्र शुंग था। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे हम शुंग राजवंश कहते हैं। तो इस लेटर मौर्यन पीरियड में हम मुख्य रूप से शुंग राजवंश पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको उस परिदृश्य को समझना होगा, उस राजनीतिक अस्थिरता के दृश्य को समझना होगा जो इस समय उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में व्याप्त थी। देखिए, अब मौर्य काल के विषय में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हमने मौर्य काल के संस्थापक के रूप में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष समकालीन जो यवन शासक था वो कौन था? वो था सिकंदर। और इधर कौन था भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो शासक गद्दी पे बैठा था वो कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पे बैठता है। और उसके पश्चात जो गद्दी पे बैठा वह कौन था? अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को गद्दी से अपदस्थ करके गद्दी हासिल की थी। जो सिकंदर था वो घनानंद के समकालीन भी था और वही सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के भी समकालीन रहा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जिस शासक ने सिकंदर की जगह उत्तराधिकार के रूप में ली थी वह था सेल्यूकस। इतनी चर्चा हमने की थी पहले। यानी कि सेल्यूकस, मुख्य रूप से हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन यही शासक था। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था और सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह भी किया था, जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और दहेज के रूप में सेल्यूकस ने कुछ प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। तो ये जो प्रांत आप देख रहे हैं, इतना बड़ा सा प्रांत है, यहाँ से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दिए थे पराजित होने के पश्चात। जब सेल्यूकस की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस को सिकंदर के द्वारा जितना बड़ा प्रांत उत्तराधिकार के रूप में मिला था, सेल्यूकस के मृत्यु के बाद उन प्रांतों में भी फूट पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण साम्राज्यों का स्थापना होता है सेल्यूकस के पश्चात उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, यानी कि यवन राजाओं के क्षेत्र में। पहला हम देखते हैं पार्थियन साम्राज्य, पार्थियन एम्पायर, जो कि पर्थिया के क्षेत्र में था। ठीक है, जिन्हें भारत में हम पहलव के नाम से जानते हैं। दूसरा था बैक्ट्रिया के क्षेत्र में, ठीक है, जिसे हम ग्रीक बैक्ट्रियन के नाम से जानते हैं, यानी कि हिंद यवन के नाम से जानते हैं भारत में। तो भारत में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं इस कालखंड में, जिसमें मुख्य रूप से जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी के रूप में जो शासक सामने आए उनमें 2 प्रमुख थे। पहले थे बैक्ट्रिया के क्षेत्र से ग्रीक बैक्ट्रियन, और जो दूसरे थे वो थे पर्थिया के क्षेत्र से पार्थियन साम्राज्य के शासक। और कुछ हम उत्तरी क्षेत्र से अभियानों को भी देखेंगे जो भारत में इसी रास्ते से आते हैं, जैसे शक ट्राइब, शकों का कबीला था, कबीलाई क्षेत्र था, जिन्हें कि यूची जनजातियों के द्वारा डिस्प्लेस किया गया था। ये यूची जनजाति के लोग हैं, इन्होंने
शकों को डिस्प्लेस किया और ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे आते हैं पार्थियन एम्पायर में। फिर ये यहाँ से भारत की ओर आक्रमण करते हैं और इन्हीं के पीछे पीछे यूची जनजाति के लोग भी भारत आते हैं, जिसे भारत में कुषाण के रूप में जाना जाता है। तो इसकी चर्चा हम जब इन अभियानों पे हम करेंगे, विदेशी आक्रमणों पे, तब हम इनको विस्तार से समझेंगे कि इनका घटनाक्रम क्या रहा। यूची जनजाति, शकों का भारत की ओर आना, पार्थियन यानी कि पल्लवों के भारत पे अभियान और ग्रीक बैक्ट्रियन यानी हिंद यवनों का आक्रमण। ये जो टॉपिक है ये आपको इतना अभी फ़िलहाल इतना ही समझना है कि सेल्यूकस के मृत्यु के बाद दो बड़े साम्राज्यों का स्थापना होता है, जिसमें पहला ये था पार्थियन एम्पायर और दूसरा था ग्रीक बैक्ट्रियन, जिसे कि समर्थन प्राप्त था, नए राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। और इसी कालखंड में उत्तर भारत के क्षेत्र में आप देखेंगे शुंग डायनेस्टी ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये है ग्रीक बैक्ट्रियन साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार, आप समझ पा रहे होंगे। और ये पार्थियन किंगडम का क्षेत्र, और यहाँ ये मौर्यन एम्पायर था, जिसके बाद शुंग शासन करेंगे। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से मौर्योत्तर काल में शुंगों पे ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। इसका आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे इतिहास तरंगिणी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको फोल्डर वाइज आपको इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मौर्योत्तर काल पे हमें अध्ययन करना है। उम्मीद करता हूँ कि जो इंट्रो था आपको समझ में आया होगा कि मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे एक तो राजनीतिक अस्थिरता बनेगी, क्योंकि मजबूत मौर्य शासक जा चुके हैं। अब उत्तर भारत के क्षेत्र में शुंगों का आगमन हो रहा है। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि जो शुंगों का आगमन हो रहा है, ये एक तरीके से ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि मौर्य काल में अशोक के समय तक और अशोक के बाद भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव रहा। और इसी समय कुछ नए राजवंशों का उदय होता है भारत में। जैसे उत्तर भारत के क्षेत्र में शुंगों का उद्भव होता है, फिर कण्व शासक शासन करते हैं, और दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि सातवाहनों का भी उदय होता है। ये जो प्रमुख कालखंड है, इसमें हम देखते हैं तो मुख्य रूप से ये सभी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले शासक हुए। इसलिए इस कालखंड को ऐसा कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल ब्राह्मण राज्य का उदय के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ब्राह्मण राज्य का उदय होता है, जिसके अंतर्गत हम शुंग, कण्व और शतवाहन वंश को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम शुंग पे प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं, और ये है शुंग शासक अग्निमित्र के समय शुंगों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए शाकल का क्षेत्र है, यहाँ मथुरा का क्षेत्र है, पाटलिपुत्र का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का विदिशा का क्षेत्र है, और ये विदर्भ का क्षेत्र है। ठीक है, तो इनके समय जो मजबूत शासक हुए वो हुए हैं पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक भी था। दूसरा हुआ है अग्निमित्र, और अंतिम जो शासक हुआ है वो है देवभूति। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसके संस्थापक के रूप में हम पुष्यमित्र शुंग को जानते हैं। देखिए, शुंगों के इतिहास के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के इसके स्रोत मिलते हैं, ऐतिहासिक स्रोत। पहला हम अध्ययन करते हैं साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में शुंगों के ऊपर जो भी हमें उल्लेख मिलता है वो हमें पुराणों की तरफ से मिलता है, मुख्य रूप से मत्स्य पुराण के में इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा है महत्वपूर्ण स्रोत हर्षचरित, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। तीसरा है महाकवि कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, जो यह दूसरा शासक था अग्निमित्र, ये इस पे लिखा हुआ एक नाटकीय ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम। एक मिलता है हमें गार्गी संहिता, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, इससे भी हमें कुछ स्रोत मिलते हैं। फिर हमें मिलता है पतंजलि का महाभाष्य और एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। देखो, दिव्यावदान से जो हमें जानकारी मिलती है वर्तमान में, इससे शुंगों के संबंध में इसकी ऐतिहासिकता पे प्रश्न चिन्ह है, तो इसके स्रोत को तो अभी माना नहीं जाता है।
लेकिन इतने हैं जिसमें हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है। पुराण है, हर्षचरित है, मालविका अग्निमित्रम है, गार्गी संहिता है, महाभाष्य और दिव्यवदान है। पूरे तात्विक स्रोत में हम देखें तो शुंगों के संबंध में जो हमें अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं वो हमें 3 जगह से मिलते हैं। एक तो अवध से, अयोध्या से हमें मिलता है अयोध्या का अभिलेख, उत्तर प्रदेश का अवध जिला, वहाँ से हमें अयोध्या का अभिलेख मिलता है। दूसरा, मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक गांव है भरहुत, वहाँ से हमें भरहुत अभिलेख देखने को मिलता है। और तीसरा अभिलेखी साक्ष्य हमें मिलता है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जिसे बौद्ध ग्रंथों में बेसनगर कहा गया है। तो यानी कि बेसनगर या विदिशा से एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है। तो 3 हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करना है और बाकी हमें 5 साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक साहित्यिक स्रोत, जो शुंग वंश के संदर्भ में हमें मिलता है। देखो, पुराणों में कहा गया है कि पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का पोषक था और मौर्य काल का अंतिम शासक वृद्धरथ बौद्ध धर्म का पोषक था। राज्यों में दंगे फैलने की स्थिति में पुष्यमित्र ने वृद्धरथ की हत्या कर दी और राज्य सत्ता को प्राप्त किया। ठीक है, पुराणों में ऐसा चर्चा मिलता है। एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है पॉर्जिटर। ठीक है, पॉर्जिटर महोदय कहते हैं कि मत्स्य पुराण में जो उल्लेख मिलता है वो उसको प्रामाणिक मानते हैं। पॉर्जिटर महोदय, इनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और पॉर्जिटर महोदय मत्स्य पुराण के संदर्भ में इसका उल्लेख प्राप्त करते हैं। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वह है हर्षचरित, बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित। देखिए, बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को अपने स्वामी को धोखे से मारने को निंदनीय बताया है। देखिए, बाणभट्ट हर्षचरित में ऐसा उल्लेख करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक अनार्य है, मलेच्छ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अनार्य शब्द का उल्लेख किया जा रहा है, यह अनार्य शब्द पुष्यमित्र शुंग के लिए जाति सूचक शब्द नहीं है। वह ऐसा कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी वृद्धरथ की हत्या की धोखे से, जो कि एक निंदनीय कार्य है, इस कारण उसे अनार्य कहा जा रहा है। ठीक है, अगला जो साहित्यिक स्रोत हमें मिलता है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम महाकवि कालिदास की एक नाटक ग्रंथ है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र का एक पुत्र था अग्निमित्र, जो विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। तो भारत में महाराष्ट्र का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है विदर्भ, उस क्षेत्र को जीतकर अग्निमित्र ने अपने राज्य में मिलाया था। और कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता यानी कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। यानी कि यवन आक्रमण की जानकारी हमें शुंगों के काल में मिलती है मालविका अग्निमित्रम से। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिलते हैं मालविका अग्निमित्रम से शुंगों के संदर्भ में। पहला कि पुष्यमित्र का एक पुत्र था अग्निमित्र, जिसने विदिशा के क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। दूसरा यह कि कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं, जो कि शुंगों के काल में हुआ था। और शुंगों के काल में अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था सिंधु नदी के दाहिने तट पे। अगला जो है वह है गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। इस गार्गी संहिता में भी यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यवन आक्रमणकारी साकेत, पांचाल, मथुरा होते हुए, उनको जीतते हुए कुसुम ध्वज तक पहुंच जाते हैं। और ये कुसुम ध्वज कौन सा क्षेत्र था? यह था वर्तमान पाटलिपुत्र का क्षेत्र। यानी कि गार्गी संहिता से भी हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला है महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। यह शुंगों के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे
यह शुंगों के पुरोहित थे और महाभाष्य से भी हमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। महाभाष्य से हमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इसकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोत से भी होती है। साहित्यिक स्रोत महाभाष्य से हमें क्या उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये था पुष्यमित्र शुंग यानी शुंगों के काल में जितने साहित्यिक स्रोत थे हमने उसकी चर्चा की। पुराण, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, गार्गी संहिता और महाभाष्य। अब देखते हैं शुंगों के संदर्भ में जितने पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं उसका क्या वर्णन मिलता है। पहला हमें देखना है अयोध्या अभिलेख। अवध से प्राप्त यह अभिलेख धनदेव का है, जिसमें हमें पता चलता है कि धनदेव पुष्यमित्र शुंग के समय अयोध्या का गवर्नर था। और इसी अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये अयोध्या का जो अभिलेख है यह धनदेव का अभिलेख है। याद रहेगा धनदेव का अभिलेख कौन सा है, ये है अयोध्या का अभिलेख। और ये धनदेव कौन था, ये पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का गवर्नर था। ठीक है, अगला अभिलेख हमें मिलता है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से, भरहुत अभिलेख। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि जो शुंग शासक था इंद्राग्निमित्र, इसने महाबोधि विहार के रेलिंग को पुनः स्थापित करवाया था। ठीक है, यानी कि शुंगों के द्वारा यह महाबोधि विहार का रेलिंग पुनर्निर्मित करवाया गया था। यानी कि भरहुत स्तूप का जो तोरण द्वार था, तोरण द्वार, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, वात्सी पुत्र धनभूति दर्शाया के द्वारा। और ये सब काम हो रहा था शुंगों के काल में। भरहुत अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है कि भरहुत में ये जो महाबोधि विहार है, इसका जो रेलिंग है, इसका निर्माण शुंगों के काल में हुआ था। तीसरा अभिलेखी साक्ष्य में मिलता है बेसनगर विदिशा से। यह जो अभिलेख है बेसनगर विदिशा का अभिलेख, यह हेलियोडोरस का अभिलेख है, जो कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीडस का राजदूत था और जो भागभद्र के दरबार में आया था। देखो, शुंगों के काल में कुल 10 शासक हुए हैं। जो 9वां शासक था वह था काशीपुत्र भागभद्र। और इस काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में तक्षशिला नरेश एंटियालकीडस का एक राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस, वह आया था। और इस विदिशा अभिलेख से हमें 2 महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहला यह कि जो हेलियोडोरस था यह भागवत धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और मध्य भारत के क्षेत्र में यानी विदिशा के क्षेत्र में भागवत या वैष्णव धर्म की लोकप्रियता की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा यह कि भागभद्र और एंटियालकीडस के मध्य कूटनीतिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित थे। यानी तक्षशिला का यवन शासक एंटियालकीडस और दूसरा की विदिशा के क्षेत्र में शासन कर रहा भागभद्र, इनके मध्य कूटनीतिक संबंध थे। तो हमने 5 साहित्यिक स्रोत भी देख लिए और 3 अभिलेखी साक्ष्य भी देख लिए। पहला हमने देखा अयोध्या का अभिलेख जो धनदेव का था, जिससे पता चलता है कि धनदेव अयोध्या का गवर्नर था और साथ ही पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। दूसरा हमने देखा भरहुत अभिलेख, जिससे पता चलता है कि जो महाबोधि विहार था उसके पुनर्निर्माण के कार्यों का, उसके रेलिंग के पुनर्निर्माण के कार्यों का संपादन शुंगों के काल में किया गया था। और तीसरा हमने देखा बेसनगर या विदिशा का अभिलेख, जिससे हमें ज्ञात होता है कि हेलियोडोरस जो कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीडस का राजदूत था, वह भागभद्र के दरबार में आया था। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है शुंगों के उत्पत्ति के संबंध में। देखो, शुंगों का इतिहास हमें हालांकि कई साहित्यिक और अभिलेखी साक्ष्य में मिलते हैं, फिर भी इसके उत्पत्ति को लेके इतिहासकारों में मतभेद है। तो कुछ इतिहासकारों की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि महामहो उपाध्याय
पंडित हर प्रसाद शास्त्री जी। तो पंडित हर प्रसाद शास्त्री जी ने शुंगों के नाम के अंत में जो मित्र शब्द देखा उसके संबंध में उन्होंने टिप्पणी की, जैसे अग्निमित्र। इन्होंने कहा कि शुंग वस्तुतः पारसिक थे तथा मित्र यानी सूर्य के उपासक थे। हालांकि यह वर्तमान में यह मत सर्वथा अमान्य है, लेकिन इसके संबंध में पहली टिप्पणी हमें जो मिलती है वह मिलती है महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री जी के द्वारा। उन्होंने शुंगों को पारसिक माना, पारसिक यानी पर्शियन माना। अगला हम इसका उल्लेख देखते हैं हर्षचरित में। हर्षचरित में शुंगों को अनार्य कहा गया है। हमने अभी ऊपर चर्चा किया था, बाणभट्ट ने हर्षचरित में शुंगों के लिए अनार्य शब्द का इस्तेमाल किया है, पुष्यमित्र शुंग के लिए, लेकिन यह जाति सूचक शब्द नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो बाणभट्ट है उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसके स्वामी की मृत्यु यानी हत्या कर देने के कारण उसे निंदनीय अपराध मानने के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, अनार्य और मलेच्छ का। अगला उल्लेख हमें मिलता है दिव्यावदान से। दिव्यावदान में शुंगों को मौर्यों से ही संबंध किया गया है। उन्होंने मौर्यों के ही अगले वंशज के रूप में शुंगों को माना है और उनके लिए खरी खोटी बात लिखी गई है दिव्यावदान में। हालांकि यह भी अमान्य मत माना जाता है क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता शुंगों के संबंध में अनैतिहासिक मानी जाती है। कुछ अन्य भारतीय साहित्य देखे गए हैं शुंगों के संबंध में जो शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं। पहला जो ग्रंथ है इसमें वह है महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण मानते हैं। दूसरा उल्लेख हमें मिलता है मालविका अग्निमित्रम में। इसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल से बताया गया है। तो दो उल्लेख हमें मिल रहा है अभी तक, कौन कौन सा? पहला महर्षि पाणिनि का उल्लेख, दूसरा मालविका अग्निमित्रम। महर्षि पाणिनि ने इन्हें भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है और मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल से बताया गया है। और बैम्बिक कुल के बारे में हमें बोधायन सूत्र से पता चलता है कि बैम्बिक कुल कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। यानी कि मालविका अग्निमित्रम में जो बैम्बिक कुल बताया जा रहा है वो भी कश्यप गोत्र के ब्राह्मण रहे होंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शुंग पहले मौर्यों के ही पुरोहित रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ही अनेक प्राचीन ग्रंथ शुंग आचार्यों का उल्लेख भी करते हैं। यानी कि शुंग प्रारंभ में आचार्य रहे होंगे और हो सकता है कि वो मौर्यों के पुरोहित भी रहे हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए अश्वलायन स्रोत सूत्र में शुंगों को आचार्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। ध्यान देना कि अशोक के द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने पर उन्हें पौरोहित्यिक कर्म त्याग दिए और सैनिक वृत्ति अपना लिया। यानी कि जब अशोक ने यज्ञों पर रोक लगा दिया, क्योंकि यज्ञ में आहुति दी जाती थी, उन आहुतियों में कई बार पशु बलि भी होते थे और पशु बलि पे अशोक ने रोक लगा दिया था। तो जब यज्ञों पे रोक लगा दिया गया तो जो ये पुरोहित कार्य में लगे हुए थे शुंग, उन्होंने अपनी पौरोहित्यिक कर्म को त्याग दिया और सैनिक वृत्ति को अपना लिया। उनका शस्त्र ग्रहण प्राचीन परंपरा के अनुकूल भी था। क्यों? क्योंकि वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार धर्म पर संकट आने पर ब्राह्मण भी धर्म शस्त्र धारण कर सकते थे। इसकी पुष्टि मनु के द्वारा भी होती है, क्योंकि जब भी धर्म पे कोई संकट आए तो ब्राह्मण भी शस्त्र धारण कर सकते थे। तो ऐसा उल्लेख हमें मिलता है शूद्रों के उत्पत्ति के संदर्भ में, क्योंकि ये इनको ब्राह्मण सिद्ध किया गया है। वर्तमान में यह सिद्ध है कि शुंग ब्राह्मण थे। अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की, वह स्वयं को सेनानी के रूप में ही उल्लेखित करता था।
शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए थे, जिसकी लिस्ट हमने यहाँ पे दे रखी है। पहला था पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक भी था। दूसरा था अग्निमित्र, तीसरा था वसुज्येष्ठ और चौथा था वसुमित्र। वसुज्येष्ठ अग्निमित्र का पुत्र था और वसुमित्र भी अग्निमित्र का पुत्र था। ठीक है, तो चौथा शासक था वसुमित्र, पांचवा था अंधरक, छठा था पुलिंदक, सातवां था वज्रमित्र और नौवां शासक था भागभद्र, जिसके दरबार में हेलियोडोरस आया था। 10वां और अंतिम शासक था देवभूति, और देवभूति का सचिव था वासुदेव कण्व, जिसने देवभूति को मगध की गद्दी से हटाकर और 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये 10 शासक हुए हैं शुंग काल में। पुष्यमित्र के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है औदमीज। औदमीज यानी अचानक उठने वाला। ठीक है, पुष्यमित्र के समय यूनानी आक्रमण हुए। 2 आक्रमण का उल्लेख मिलता है पुष्यमित्र के समय। पहला आक्रमण किया गया था डिमिट्रियस के द्वारा। पहले आक्रमण का नेतृत्व किया था डिमिट्रियस ने, और दूसरे का जो नेतृत्व किया दूसरे अभियान का वो किया था मिनांडर ने। और मिनांडर के अभियान के समय पुष्यमित्र का पोता वसुमित्र, जो चौथा शासक हुआ शुंग काल में, उस वसुमित्र ने मिनांडर से युद्ध किया और सिंधु नदी के किनारे मिनांडर को पराजित किया था। शुंग शासकों का विदर्भ के साथ भी युद्ध हुआ। हमने देखा था कि अग्निमित्र ने विदर्भ को जीतकर शुंगों के साम्राज्य में मिलाया, और इसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है कि शुंग शासकों का विदर्भ के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें अग्निमित्र ने विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और इसी वंश का 9वां शासक जो था भागभद्र, इसी के दरबार में तक्षशिला यवन नरेश एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में, वासुदेव कृष्ण या विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। इस गरुड़ स्तंभ पे 3 शब्द अंकित हैं। पहला है दंभ, दूसरा है छत्र और तीसरा है त्याग। ठीक है, ये है इमेज, आप देख सकते हैं गरुड़ स्तंभ का इमेज। तो ये टॉपिक था मौर्योत्तर काल में पहला वंश शुंग वंश, जिसको हमने विस्तार से समझा है। आप 1-2 बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको वहाँ पे सॉल्व करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।